Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 2 of history. The name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. Previous video में हमने read किया कि earliest people why were they on the move, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर move करते थे. उसके बाद हमने read किया था how do we know about these people, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं. Choosing a place to live in, प्लेसेस को चूज करो जहां पर ये लोग रहते थे, हंटर गैदरर्स. उसके बाद हमने रीड किया साइट्स क्या होती हैं. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में लोगों ने कैसे जाना. नेम्स एंड डेट्स. देन वी हैव रेड अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. देन द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिकेशन से कि व्हाट इज डोमेस्टिकेशन. इट इज अ नेम given to the process in which people grow plants and look after animals. डोमेस्टिकेशन जो है उस प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं या एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं, मीन्स एनिमल्स की देख रेख करते हैं. वेरी often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लोग जिनको रखते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं. दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. इसका कारण क्या है कि लोग ही हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को चूज करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए कि कौन से प्लांट्स को हमने ग्रो करना है, कौन से एनिमल्स को हमने टेम करना है, मीन्स हमें पालना है. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज. एग्जाम्पल के लिए वो उन प्लांट्स और एनिमल्स को चूज करते हैं जिसमें कोई आगे बीमारी होने की संभावना ना हो. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable for bearing the weight of the ripe grain. और वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे प्लांट्स को चुनते हैं जिनके मोटे अनाज के दाने होते हैं और जिनके स्ट्रॉन्ग स्टैल्क्स होते हैं डंठल, कि जिनके डंठल मोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो पके हुए ग्रेन्स को उठाने में सक्षम हो सकें. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same quality. अब सीड्स जो प्लांट्स के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं और उनको दोबारा से उगाते हैं ताकि नए प्लांट्स जो हैं वो सेम क्वालिटी के ही पैदा हों, कि जिस क्वालिटी के सीड्स वो सोन करते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं, उसी तरह के प्लांट्स ग्रो करें. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. अब एनिमल्स जो कि जेंटल होते हैं, मीन्स जो हिंसक नहीं होते, किसी को मारते नहीं हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए. ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, की वो एनिमल्स बेबीज को बर्थ करते हैं. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. और यही कारण है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. एग्जाम्पल के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स होते हैं वो बड़े होते हैं कंपैरेटिवली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के. मीन्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स आपको छोटे दिखाई देंगे, जबकि वाइल्ड एनिमल्स के टीथ और हॉर्न्स आपको बड़े दिखाई देंगे. देखिए जैसे कि पिक्चर में दिया गया है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो ये बड़े टीथ आपको शो हो रहे हैं ये वाइल्ड एनिमल्स के हैं और जो ये छोटे टीथ आपको शो हो रहे हैं ये डोमेस्टिक एनिमल्स के टीथ है. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. अब डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जो कि वर्ल्ड के कई पार्ट्स में, कई प्लेसेस में किया जाता है. इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, और इसको 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी डोमेस्टिकेशन की. वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. आज जो भी हम प्लांट्स खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, चाहे वो हमारे सीड्स हैं, वीट्स हैं, ग्रेन हैं
या राइस हैं या जो भी एनिमल प्रोड्यूस है, एनिमल से जो प्रोड्यूस हमें मिलता है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, वो डोमेस्टिकेशन का ही एक रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। और कुछ अर्लीस्ट प्लांट्स थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, जिनको रखा गया, वो थे वीट और बार्ले। मतलब वीट और बार्ले ऐसे प्लांट्स थे जिनको सबसे पहले ग्रो किया गया था। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे जिनको सबसे पहले पाला गया था, वो थे शीप और गोट। नेक्स्ट हम रीड करते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप देखोगे कि अगर आप किसी बीज को बोते हैं ज़मीन में, तो आप क्या नोटिस करोगे? आप देखोगे कि उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है। मीन्स एक बीज को आपने ज़मीन में गाड़ दिया तो उसको पेड़ बनने में, पौधा बनने में टाइम लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। और इसमें कितना टाइम लग सकता है? कुछ दिन भी लग सकते हैं सीड को ग्रो करने में, कई वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, और इन केसेस साल भी लग सकते हैं कई। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. और अगर लोग इसका मतलब क्या है कि अगर लोग कोई प्लांट उगाते हैं किसी भी प्लेस पर, तो उन्हें वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को प्लांट्स को वाटर देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। वीडिंग मतलब जो खरपतवार होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, उनको हटाना पड़ता है। एनिमल्स से और बर्ड्स से प्लांट्स की रक्षा करनी होती है, तो एनिमल्स और बर्ड्स को भगाना भी पड़ता है। जब तक कि जो ग्रेन है, जो हमारी अनाज है, पककर तैयार नहीं हो जाता, तो लोगों को तब तक रहना पड़ता था वहीं पर जब तक कि हमारा जो अनाज होता था वो पककर ना तैयार हो जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और उसके बाद ग्रेन को, अनाज को बहुत केयरफुली यूज़ किया जाता था। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब जैसे कि ग्रेन को स्टोर भी किया जाता था और खाने के लिए भी यूज़ किया जाता था, तो लोगों को इसको स्टोर करने के बारे में सोचना पड़ता था। In many areas, they began making large clay pots or woven baskets or dug pits into the ground. और इसके लिए लोगों ने क्या शुरू किया, क्या बनाया? लोगों ने बहुत सारे एरियाज में बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, वो बास्केट्स बनाई, और ज़मीन के नीचे गड्ढा करके वहाँ पर उन्होंने अनाज को रखना शुरू किया। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल्स क्या हैं? डे बाय डे इंक्रीज होते जाते हैं। मीन्स एनिमल्स जो हैं वो ब्रीडिंग करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं, बेबीज़ को बर्थ करते हैं। तो एनिमल्स क्या है? नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने आप। उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। इसके साथ-साथ अगर हम इनकी अच्छे से केयर करें, इनका अच्छे से ध्यान रखें, तो ये हमें मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है फूड का। और मीट प्रोवाइड कर सकते हैं कि बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हमें मीट मिलता है, जिनसे हमें फूड मिलता है, मिल्क मिलता है, जो कि फूड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम उनसे मिल्क ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। कहने का मतलब ये है, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स को किस लिए पाला जाता है? एनिमल्स को पाला जाता है एज अ स्टोर ऑफ फूड के, मतलब उनको स्टोर कहा जाता है, भंडारण कहा जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो भोजन का एक भंडारण है, एक संग्रह है। Finding out about first farmers and herders. टर्न टू मैप 2, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स। अगर आप मैप को देखोगे तो उसमें ब्लू स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, तो उसमें आप नोटिस करोगे कि ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। कि ये जो ब्लू स्क्वेयर्स आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं। फार्मर्स किसान, हर्डर्स मीन्स पशुपालक जो पशुओं को पालते थे, तो उनके एविडेंस मिले हैं। देयर आर दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स। और ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट के
कई पार्ट्स में, कई भागों में पाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, और इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में पाए गए हैं। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, प्रेजेंट डे जो कश्मीर है वहाँ पर पाए गए हैं। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ईस्ट में और साउथ इंडिया में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए हैं अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. अब जिनको इनकी साइट्स का पता लगाने के लिए कि ये लोग यहाँ पर रहते थे, फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो यहाँ पर रहते थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किए, स्टडी किए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स के एविडेंस मिले हैं। इससे साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया है कि जो ये सेटलमेंट्स है यहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्न्ट ग्रेन, और जो एक बहुत ही एक्साइटिंग फाइंड जो है वो उसमें इंक्लूड है कि उनको आर्कियोलॉजिस्ट को जले हुए अनाज के रिमेन्स मिले हैं। दीज मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, और हो सकता है कि ये जो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं या तो ये एक्सीडेंटली जल गए हों, मीन्स दुर्घटनावश जल गए हों, या फिर इनको जानबूझकर जलाया गया हो। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. साइंटिस्ट जो हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्हीं ग्रेन से पता चलता है, हम ये जान पाते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप्स को उगाया जाना शुरू कर दिया गया था। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और वो किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड अलग अलग तरह के एनिमल्स के बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे प्रूफ्स मिले हैं हट्स के और हाउसेज के बहुत सारी साइट्स पर। फॉर इंस्टेंट इन बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेज। अब जो एग्जांपल के लिए बुर्जा होम में जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है वहाँ पर लोग पिट हाउसेज बनाकर रहते थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टीप लीडिंग इनटू दैम। और ये कहाँ बनाए जाते थे, ज़मीन में गड्ढा खोद के बनाए जाते थे ये पिट हाउसेज, और उसमें सीढ़ियाँ लगा दी जाती थी और वो सीढ़ियों से ही ऊपर नीचे जाते थे। These may have provided shelter in cold weather, और ये जो पिट हाउसेस बनाए जाते थे ये विंटर सीजन में कोल्ड वेदर में शेल्टर प्रोवाइड करते थे। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoors. Archaeologists को भोजन बनाने की भी कुछ सामान मिले हैं घर के अंदर, इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर, जिससे कि खाना बनाया जाता था, जिसको कि अंगीठी बोला जाता है। तो वो अंगीठियाँ भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं इन हट्स के अंदर और बाहर, जिससे यह पता चलता है कि लोग वेदर के अकॉर्डिंगली लोग जो थे वो घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाया करते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। अब स्टोन टूल्स जो हैं वो भी बहुत सारे साइट्स पर मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. अब जो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जो मिले हैं जो कि पैलेलियोथिक टूल्स से जो डिफरेंट है, और जो आज के टूल्स हैं वो डिफरेंट है, जिनको कि न्योलिथिक, आज के टूल्स को जो बोला जाता है वो नियोलिथिक बोला जाता है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pesters used for grinding grain and other plant produce. और इनमें क्या इंक्लूड है, इनमें वो टूल्स इंक्लूड है जिनको पॉलिश करके जो उनका कटिंग एज होता था उनको बहुत नुकीला बना दिया जाता था। और पोर्टर्स, जिसको ओखल बोला जाता है, ओखली, और पेस्टल मीन्स मूसल होता है, जिसको अनाज को पीसने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो दूसरे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उनको भी पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। मोटर्स एंड पेस्टर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, और आज भी आप देखोगे कि मोटर्स और पेस्टल्स को अनाज को पीसने में यूज़ किया जाता है। मोटर्स होता है ओखली और पेस्टल्स होता है मूसल, तो ओखली और मूसल से आज भी अनाज को पीसने का काम किया जाता है।
Several thousand years later, at the same time, for several thousand years later, मतलब हजारों साल पहले भी मोटर्स और पेस्टल से ग्रेन को पीसा जाता था। वो आज के टाइम में भी आज देखते हो कि आज भी इसी पोर्टर्स को और पेस्टल को यूज किया जाता है। At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bones. अब सेम टाइम में उसी सेम टाइम में जो पैलेलियोथिक टाइप्स में जो टूल्स बनाए जाते थे उनको कंटिन्यू किया गया, उनको बनाया गया, यूज़ किया गया, और जो कुछ टूल्स जो थे उस टाइम पे वो बोन से बनाए जाते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और बहुत सारे मिट्टी के पोट्स भी मिले हैं, मिट्टी के घड़े मिले हैं बहुत सारे। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, और इनको कई बार डेकोरेट भी किया जाता था। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और इनमें चीज़ें भी स्टोर करके रखी जाती थी। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स that now became an important part of the diet. अब जो लोगों ने इन पोट्स में खाना बनाना भी शुरू कर दिया था, स्पेशली जो ग्रेन्स होते थे जिसमें कि राइस आती थी, वीट और लेंटिल्स, इन ग्रेन्स को लोगों ने पकाना शुरू कर दिया था, जो कि आज की हमारी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. और इसके साथ साथ लोगों ने कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया था उन्होंने, और कई तरह के मटेरियल्स को यूज़ करके चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन, कॉटन को वो उस समय उगा सकते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या ये चीज़ें जो थी वो एकदम से चेंज हुई या धीरे धीरे चेंजेस आए इन चीज़ों में? नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। ऐसा नहीं है कि जो ये चेंजेस हैं वो एक ही साथ आ गए हों। कुछ लोग जो थे कुछ एरियाज़ में, कुछ मैन और वुमेन, उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया, फूड को गैदर करना शुरू किया, और साथ ही साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी, खेती करनी शुरू कर दी, अनाज उगाना शुरू कर दिया, और हर्डिंग शुरू कर दी, मीन्स पशुओं को चराना शुरू कर दिया था। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर में, बहुत साल पहले, जो कुछ एरियाज में मैन और वुमेन ने हंटिंग शुरू कर दी, फूड को गैदर करके खाने लगे थे, और दूसरी तरफ ही लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी थी और पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons. और इसके साथ साथ ही बहुत सारे केसेस में लोगों ने कंबाइंड एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। वो कैसे थी कि अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग सीजन में लोग अलग अलग तरह के काम करते थे। नेक्स्ट आता है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। Find Mehergarh on map 2. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. अब मैप 2 में मेहरगढ़ को देखेंगे हम। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल लैंड। ये जो साइट है वो एक फर्टाइल प्लेन पर है, मीन्स जो यहाँ की भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, जो कि बोलन पास के नियर है, बोलन पास के पास में है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान की तरफ जाने के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। अब मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ जो था वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना सीखा, और शीप को पालना सीखा, और गोट को पालना सीखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मेहरगढ़ के इस एरिया में सबसे पहले लोगों ने वीट और बार्ले को उगाना सीखा और शीप और गोट को पालना भी सीखा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, और ये एक ऐसा सबसे पहला विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, और इस साइट पर बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं।
bones of wild animals such as the deer and pig, और and also bones of sheep and goat were found. और किस किस की bones मिली हैं, कौन कौन से wild animals की bones मिली हैं, उसमें आते हैं deer, pig, और कुछ bones जो हैं वो sheep की भी मिली हैं और goat की भी मिली हैं. Other finds at मेहरगढ़ include remains of square और rectangular houses. इसके साथ साथ मेहरगढ़ में कुछ रिमेन्स भी मिले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस के, कि वहां पर ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के घर भी बनाए जाते थे. Each house had four or more compartments, some of which may have been used for storage. और हर घर के 4 कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जिसमें से कुछ कंपार्टमेंट्स को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था. देखिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा, अ हाउस इन मेहरगढ़. दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक. इन व्हाट वेज इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव. तो देखिए ये एक हाउस दिखाया गया है मेहरगढ़ में, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता था और यहाँ पर लोग स्टोरेज करते थे, अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. और जब लोग मर जाते हैं तो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं वो उनके प्रति रिस्पेक्ट देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. अब लोग क्या करते हैं, लोग लुक आफ्टर करते हैं, लोग उनका ध्यान रखते हैं. शायद उनको ये बिलीफ होगा कि उनको ऐसा लगता होगा लोगों को कि मरने के बाद भी लाइफ होती है. बरियल इज वन सच अरेंजमेंट. बरियल जो है वो इसका एक अरेंजमेंट है, एक पार्ट है. बरियल होती है कब्र जो जमीन में खोदकर जिसमें मरे हुए लोगों को दबा दिया जाता है. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़. और मेहरगढ़ में बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं. In one instant, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. और एग्जाम्पल के लिए एक बरियल मिला है जहाँ पर एक पर्सन को दबाया गया था और उसके साथ गोट्स को भी दबाया गया था, कई बकरियों को भी दबाया गया था, जिससे उनका मानना था कि हो सकता है कि ये जो बकरियां उन्होंने मरे हुए पर्सन के साथ रखी ये नेक्स्ट वर्ल्ड में उनका खाना होगा. अब एल्सेवियर में देखिए, केव पेंटिंग्स इन फ्रांस. फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रेंच. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago. लगभग 100 साल पहले 4 बच्चों ने इस पेंटिंग को डिस्कवर किया था. पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years ago. और जो ये पेंटिंग्स बनाई गई थी वो 20,000 साल से 10,000 साल के बीच में बनाई गई थी. मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, ऑर्शर्स एंड older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear painted in bright colors. तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग बनाई गई है जिसमें कि वाइल्ड हॉर्सेस हैं और एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल है जिसमें कि गाय भैंस आती हैं, बिसॉन है, वूली राइनोसोर्स हैं, रेनडियर है, बियर हैं. तो इन सब की पेंटिंग बहुत ब्राइट कलर्स में बनाई गई है. दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑर्क और आयरन और एंड चारकोल. और इसमें जो कलर्स यूज़ किए गए हैं इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए वो मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आयरन और या चारकोल, मतलब आयरन कोल या चारकोल से इन पेंटिंग्स को बनाया गया है. इट इज़ प्रोबेबली दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स. और ऐसा लगता है कि इन पेंटिंग्स को किसी स्पेशल ओकेजन पर बनाया जाता था. और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे. और ये भी हो सकता है कि शायद ये उन कुछ स्पेशल रिचुअल्स के लिए बनाया गया हो, कुछ स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए बनाया गया हो, कि जब हंटर्स जो थे वो शिकार करने जाने से पहले इन पेंटिंग्स को वो बनाया करते थे. तो देखिए यहाँ पर पेंटिंग्स दी हुई हैं इतनी सुंदर, तो ये एनिमल्स की पेंटिंग बनाई गई है. एक और एल्सवेयर आता है, नियोलिथिक साइट. फाइंड टर्की इन योर एटलस. वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल हुयॉक वाज फाउंड इन टर्की. एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट मिली है कैटल हुयॉक में, जो कि टर्की में पाया जाता है.
सेवरल थिंग्स वर ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर दूर देशों से लाई जाती थी। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉर्डिस फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। क्या क्या लाया जाता था? फ्लिंट होता है चकमक पत्थर, चमकीला पत्थर, वो सीरिया से आता था। कॉर्डिस जो थी वो रेड सी से आती थी। शेल्स शेल्स जो आते थे वो भूमध्य सागर से आते थे और जिनको कि यूज़ किया जाता था। Remember, there were no carts. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals, such as cattle, or by the people. अच्छा रिमेंबर है, रिमेंबर कीजिए, याद रखिए कि जो इन चीज़ों को जो लोग लेकर आते थे उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी। मोस्टली जो चीज़ें आती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो वो पैक्ड एनिमल्स के मतलब कंधों जो एनिमल्स होते थे उनके ऊपर रख के लाते थे, या लोगों द्वारा ही ये चीज़ें लाई जाती थी। So here our chapter is completed. Thank you, students.